Hello, hello friends. So our today's topic is basics of income tax. So in this video we will discuss regarding the what income tax is and how this tax run in India. It is just an overview of tax. So once you will see this video, you will get to know about all the things related to the income tax, and yeah, this is all about that. So now we will move further. Now, so हमसे बहुत से लोग पूछते हैं कि टैक्स है क्या। सो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी की लिविंग को बेयर करने के लिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, राइट। जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। सो लाइक जैसे हम घर में भी रहते हैं तो घर के भी कुछ खर्चे होते हैं ना, राइट। जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, घर के बिजली का बिल एंड ऑल। ऐसे ही हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी को भी रन करने के लिए कुछ बेसिक्स खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट बेयर करती है। उस खर्चों को बियर करने के लिए दे नीड सम रेवेन्यू। सो रेवेन्यू दे टेक इन अ फॉर्म ऑफ टैक्सेस, राइट। सो इन इंडिया वी हैव टू टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स मीन्स विच यू आर डायरेक्टली पेइंग टू द गवर्नमेंट व्हेन, जैसे कि वट एवर इनकम यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर, लाइक आपको सैलरी मिली होगी, आपको एक बिजनेस से प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। आप फिर जो भी प्रॉफिट होता है आप जिस स्लैब में ही फॉल करते हो। अगर आप इंडिविजुअल हो तो जो भी आपका स्लैब रेट है, अगर आप कंपनी है आपकी तो उसका जो भी स्लैब रेट है, जो भी स्लैब रेट एज पर द प्रिस्क्राइब, जो भी हम फाइनेंस एक्ट में हर साल चेंज होता रहता है, तो जो भी उस साल का फाइनेंस एक्ट का जो भी स्लैब रेट चल रहा है, जिस परसेंटेज पे आपकी इनकम फॉल कर रही है उस परसेंटेज आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया, राइट। वो आप सीधा गवर्नमेंट को जब भी आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग होगी, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उसके साथ ही आप अपना वो टैक्स पे करेंगे। इन मीन दैट यू आर डायरेक्टली पेइंग टू द गवर्नमेंट, देयर इज नो इंटरमीडिएटरी बिटवीन दैट। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? यू आर नॉट डायरेक्टली पेइंग टू द गवर्नमेंट बट यू आर पेइंग थ्रू द थर्ड पर्सन। जैसे कि आप एक फ़ोन खरीदने गए मार्केट में, जब आपने वो फ़ोन खरीदा, जैसे फ़ोन का बिल था 10,000 रुपीज़, तो उस फ़ोन की प्राइस 10,000 रुपीज़ थी, प्लस उसमें GST लगा बिल में, विच इज़ वट एवर द परसेंटेज, 28% लगा। तो जो भी आपकी अमाउंट आई GST के ऐड करने के बाद वो आपने अपने सेलर को दी, जिससे आपने फ़ोन खरीदा। तो जब आपने वो भी अमाउंट दी, जब सेलर अपनी अब ईयर एंड में, जैसे उसने पूरे मंथ में 100 फ़ोन बेचे, तो ऐसे उसने 100 बंदों से GST लिया। अब जब उसने GST लिया, जब से रिटर्न फाइल करेगा, जब वो रिटर्न फाइल करेगा तभी वो ये GST की अमाउंट गवर्नमेंट को देगा। इट्स मीन्स यू आर नॉट डायरेक्टली पेइंग बट समवन एल्स पेइंग इट। ओके, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब नाउ इनकम टैक्स एक्ट, एक मैं आपको बेसिक्स में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे इनकम टैक्स प्रोसेस में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अब इनकम टैक्स जो है, जो भी आपने इनकम करी है पूरे साल में अर्न, विच इज़ इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है, विच इज़ 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, तो ये अपना फाइनेंशियल ईयर है। इस फाइनेंशियल ईयर को इनकम टैक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं प्रीवियस ईयर। अब आपने इस प्रीवियस ईयर में, विच इज़ 1 अप्रैल 2019 टिल 31 मार्च 2020 तक जो भी इनकम अर्न करी है उसका आप टैक्स पे करोगे। किस साल में? अभी, विच इज़ 2020। किस साल में? विच इज़ 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 21, राइट। इस ड्यूरिंग पे करोगे। तो जो भी आप टैक्स, इस ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जो भी आपने अर्न किया है आप पे करते हो असेसमेंट ईयर में, जिस साल आप अपनी इनकम असेस कर रहे हो, इसलिए उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ओके, तो क्या स्टेप्स में मैं आपको एक ब्रीफ दूंगा कुछ स्टेप्स में, तो हम अब उस स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इनकम टैक्स में कैसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड फ्लो करता है। ओके, तो जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आपका स्टेटस क्या है। आप रेजिडेंट हो इंडिया के कि आप नॉन रेजिडेंट हो। नॉन रेजिडेंट मीन्स अगर आप इंडिया में नहीं हो, आप बाहर रहते हो, आप बाहर ही कमाते हो, आपकी इनकम भी बाहर है, आपको पैसा भी बाहर ही मिलता है। लाइक इफ़ यू आर वर्किंग इन गूगल, ओके, इन अमेरिका, आपको सैलरी भी गूगल में काम करने की मिल रही हो, सैलरी भी आपको अमेरिका में ही मिल रही है, ठीक है। और आप काफ़ी सालों से बाहर ही हो, एक जो ड्यूरेशन स्पेसिफाई है आप उससे बाहर, उस ड्यूरेशन के से बाहर ही हो, तो आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। सेम, बट अगर आप रेजिडेंट हो, मीन्स एक कंडीशन इनकम टैक्स में दी हुई है रिगार्डिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस कि कौन सा पर्सन रेजिडेंट कब होगा। अब रेजिडेंट में भी 2 कैटेगरी है, रेजिडेंट प्लस OR, रेजिडेंट प्लस नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। इनकी कंडीशंस हैं, अगर आप उस कंडीशन में फॉल करोगे तभी आप रेजिडेंट प्लस OR होगे, तभी आप R प्लस NOR होगे। इसके अलावा कोई भी पर्सन होगा वो नॉन रेजिडेंट होगा। जैसे, बट अब मान लो कि मैं गूगल में हूँ, मैं सिर्फ 3 महीने के लिए बाहर गया, मेरे को 3 महीने वहाँ इनकम मिली, मैं वापस इंडिया में आ गया, तो मेरी इनकम जो मैंने बाहर अर्न करी है ना,
रेजिडेंट केस में वो टैक्सेबल होगी, बट वही इनकम अगर वो नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो उसके केस में वो टैक्सेबल नहीं होगी। गॉट इट? या तो कुल मिला के किसी बंदे का स्टेटस सिर्फ 3 कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है, रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और नॉन रेजिडेंट। ये 3 कैटेगरी में किसी भी बंदे का स्टेटस डिफाइन होता है। जब आपने स्टेटस डिफाइन कर लिया किसी भी बंदे का, तो आप देखोगे कि वो बंदा किस टाइप की इनकम अर्न करता है। इनकम 5 टाइप की होती है हमारे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। हम किसी भी इनकम को 5 हेड में डिवाइड करते हैं। 5 हेड कौन कौन से होते हैं? सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सैलरीज में कौन सी इनकम आती है? जब भी आप जॉब करते हो, जो बंदे जॉब करते हैं, जो बंदे एम्प्लॉई हैं, उनकी इनकम जो भी होती है, जो उनको एम्प्लॉयर से मिलती है, वो सैलरी में आती है, और वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैसे आती है? जब भी आपके पास कोई फ्लैट है, आप या शॉप है, आपने उसको रेंट पे चढ़ा रखा है, आप जो भी मंथली रेंट लेते हो, तो वो जो रेंट की इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाती है। अब प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, लाइक आपकी दुकान है, आप उसमें कुछ भी जनरल स्टोर है, आप उसमें पूरे साल बिजनेस करते हो, सामान बेचते हो, खरीदते हो, तो जो भी आपका मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, जो भी प्रॉफिट है बिजनेस से, वो होती है आपकी हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल। कैपिटल गेन क्या होता है? जब भी आप कोई कैपिटल एसेट लाइक बिल्डिंग, लैंड से सेल करते हो, उससे आपको जो इनकम होती है, जो सेल करने से आपको जो प्रॉफिट होता है, वो कवर होता है आपके कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन वाले हेड में। और सेम जो भी इनकम इन 4 हेड में कवर नहीं हो रही है, वो कवर होती है अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लाइक लॉटरी इनकम, लाइक इंटरेस्ट इनकम। ऐसी जो भी इनकम जो हम पिछले 4 हेड में कवर नहीं कर रहे हैं, वो हम कवर करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है। अब जैसे मान लो मेरी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस वाले हेड में आ रही है, मेरी दुकान है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ठीक है। अब हर इनकम से, हर एक इनकम हेड में कुछ एग्जम्पशंस दी हुई हैं, कुछ डिडक्शंस दी हुई हैं, ठीक है। तो वो इनकम और जो डिडक्शंस हैं वो सेक्शन के अंदर स्पेसिफाई की होंगी। जैसे मान लो मेरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी में हम जो म्यूनसिपल टैक्स पे करते हैं, या फिर हम जो इंटरेस्ट, हमने जो मकान लिया उस पर हमने लोन पे लिया है, तो उस लोन के लिए जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो उस सेक्शन में डिडक्शन अलाउ है, ठीक है। तो ये सेक्शन के अंडर लिखी हुई डिडक्शन, तो हर एक हेड में कुछ एक एग्जम्पशन लिस्ट दी हुई है, कुछ डिडक्शंस लिस्ट दी हुई हैं। तो जो भी आपकी इनकम हो रही है उसमें से हम वो एग्जम्पशन इनकम, एग्जम्प्टेड इनकम बाहर निकाल देंगे, हम उसमें से जो डिडक्शन अलाउ है वो बाहर निकाल देंगे, तो फिर जो बचेगा वो हमारी उस हेड के अंदर की इनकम होगी, ठीक है। एग्जम्पशन क्या होती है? एग्जम्पशन कैसे हैं? जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में एग्जम्प्ट है, ओके, डिविडेंड इनकम भी कुछ लिमिट तक एग्जम्प्ट है। ऐसे ही एग्जम्पशन लिस्ट और कुछ डिडक्शन लिस्ट दी हुई है, हमें वो पढ़ के अपने हेड में वो उस इनकम से लेस करनी है। फिर हम एक आएंगे नेट इनकम फ्रॉम ईच हेड, ओके, ठीक। अब हमने इनकम, ऐसे हमने सबकी इनकम निकाल दी, हमने हाउस प्रॉपर्टी से निकाल ली, हमारी बिजनेस की इनकम निकाल ली, हमने कैपिटल गेन की इनकम निकाल ली, हमने अदर सोर्सेज की भी इनकम निकाल दी। पर अब क्या है कि आपको पता है इंडिविजुअल के केस में स्लैब रेट फॉलो करते हैं कि 2.5-3 लाख तक कुछ नहीं है, फिर 5 लाख के बाद ये रेट है, फिर 10 लाख के बाद ये रेट है। अब ऐसा हो सकता है कि ये मेरे पास ऐसे इनकम है कि मैं 12-13 लाख रुपए महीना साल का कमा रहा हूँ, तो 10 लाख के ऊपर रेट 30% हो जाता है। तो मेरे दिमाग में आएगा ना, यार कितना टैक्स क्यों पे करूँ, क्यों ना मैं 4 लाख की इनकम अपनी वाइफ के नाम पे या अपने बच्चे के नाम पे डाइवर्ट कर दूँ। उससे क्या होगा कि उसको टैक्स स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा और मेरा भी रेट 30% से गिर के 20% स्लैब में आ जाऊँगा मैं। तो इसको करने के लिए गवर्नमेंट ने एक और थोड़ी प्रोविजन बना रखी है, वो कहता है कि जब भी आप इनकम हमने डाइवर्ट करने के लिए अपने स्पाउस, अपने माइनर चाइल्ड के हेड में डिवाइड करी हुई है जस्ट टू रिड्यूस अ टैक्स बर्डन, तो वो भी इनकम हमारे ही इनकम के अंदर ऐड हो जाएगी। दे विल क्लब इट बैक टू अस, ताकि हम कोई ऐसा टैक्स अवॉइडेंस इनएप्रोप्रिएट वे में ना कर पाएँ। तो मान लो जैसे आप हैं, आपकी खुद की सैलरी 12 लाख है, पर आपने जो मकान लिया अपनी वाइफ के नाम पे ले लिया, और जो रेंट इनकम आती है अपनी वाइफ के में शो करते हो, बल्कि आपकी वाइफ कुछ अर्न नहीं करती है, कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। तो मतलब कि आपने अपने ही पैसों पे बस अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी और आपका हाउस रेंट मिल रहा है, आप वो हाउस रेंट वाइफ के नाम पे दिखा रहे हो, बट वो एक्चुअली इनकम आपकी वाइफ की नहीं, आपकी ही है। आपके करे हुए इन्वेस्टमेंट वाले पैसों पे ही आपको रिटर्न मिल रही है, तो आपके में ही टैक्सेबल होगी। दैट्स वाई वी क्लब इट बैक। इनकम टैक्स की प्रोविजन में वो आपके में क्लब हो जाएगी, ओके। तो ये भी एक प्रोविजन होती है। फिर हम स्टेप 5 में हम क्या कवर करेंगे? लॉसेस। हमने हर एक इनकम हर एक राइड में क्लब कर ली,
पहले हमने अपनी अपनी इनकम कैलकुलेट कर ली, जो जो हमने डाइवर्ट करी थी वो क्लब कर ली। अब ये भी हो सकता है ना कि हमें सिर्फ प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो जाए, हो सकता है। मान लो कि आपने हाउस प्रॉपर्टी में रेंट आपको 12,000 आ रहा है, बट आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 25,000 का, तो बाकी इनकम तो लॉस हो गया ना आपका। आपने दुकान खोल रखी है, ठीक है, दुकान में आपको जरूरी मुनाफा, लॉस हो गया इस साल, ठीक है, तो वो जो लॉस इनकम है आप अपने दूसरे हेड की इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ आर अलाउड बिटवीन द इनकम। आप सेम हेड में भी सेट ऑफ कर सकते हैं। मान लो आपकी 3 दुकानें, 2 में प्रॉफिट हो रहा है, 1 में लॉस हो रहा है, तो आपने 2 के प्रॉफिट से 1 का लॉस लेट ऑफ करके जो भी नेट आएगा फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि इनकम फ्रॉम आपने हाउस प्रॉपर्टी में से आपने लॉस दूसरे सेट का बिजनेस एंड लॉस से सेट ऑफ कर दिया, बट कुछ इसमें नई नहीं भी अलाउ है। जैसे कि आप सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते बिजनेस लॉ, क्योंकि क्या होता है जो बंदा जॉब कर रहा होता है उसको बिजनेस की इनकम सेट ऑफ करना अलाउ नहीं किया जाता। ऐसा क्या होगा, जैसे मैं 15 लाख की नौकरी में, जस्ट बिकॉज कि मेरे को 15 लाख की प्रॉपर्टी मेरे पास है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं डायरेक्टली 30% टैक्स पे कर रहा हूँ, मैंने एक फेक बिजनेस दिखा के उसमें लॉसेस करवा लिए, तो उसको बचाने के लिए कि हमने सैलरी में से हमने कोई डिडक्शन नहीं अलाउ, कोई भी सेट ऑफ काइंड ऑफ कंडीशन अलाउ नहीं करते। ओके, ये चीज़ है इसमें कवर। अब क्या होता है, बट सेट ऑफ हो गया, मान लो आपका 20 लाख का लॉस था, आपकी इनकम इस साल सिर्फ 10 लाख, 20 लाख का एक बिजनेस से लॉस था और 10 लाख का एक बिजनेस से प्रॉफिट था, तो नेट बच के आपको 10 लाख का लॉस फिर भी रह गया जो आप एडजस्ट नहीं कर पाए, ठीक है, वो आपका अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सी लॉस विच कैन नॉट बी सेट ऑफ इन अ करंट ईयर ड्यू टू इनएडुकेट ऑफ eligible profit can be carry forward for the set off in a subsequent year as per the provision contained in this act। ओके, तो वो हमारे सब्सिक्वेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे, कैसे कैरी फॉरवर्ड होंगे, ये कंडीशन एक प्रॉपर चैप्टर है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ के प्रॉपर सेक्शन इनकम टैक्स में। जब हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे अलग से, तब मैं आपको प्रॉपर ब्रीफ में समझाऊंगा इसके बारे में। अब इन सब करने के बाद हमें स्टेप 1 टू लेकर स्टेप 5 तक फॉलो करने के बाद जो भी टोटल इनकम बचेगा, लाइक हमने हर हेड की इनकम कैलकुलेट करी, उसमें हमने एग्जम्पशन डिडक्शन जो भी उस हेड के अंदर लाओ था वो दिया, हमने अपने स्पाउस और माइनर की इनकम क्लब कर ली, हमने उसमें से सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कर लिए, फिर जो हमारे पास बचा उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। द फाइनल फिगर ऑफ इनकम और लॉस अंडर ईच हेड ऑफ इनकम आफ्टर अलाउइंग द डिडक्शन अलाउंसेस एंड अदर एडजस्टमेंट and are then aggregated after giving effect to the provision for clubbing of income and set off carry forward of losses to arrive at a gross total income। ओके, इन सब के इफेक्ट लेने के बाद हम पहुंचते हैं ग्रॉस टोटल इनकम पर। ओके, अब ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो बोलते हैं कि सर आप LIC करा लीजिए, आपको डिडक्शन मिल जाएगी 80C के अंदर। सर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, आपको डिडक्शन मिल जाएगी 80D के अंदर। सर ऐसे कुछ डिडक्शंस दी हुई हैं, आप PF में जमा कराइए आपको तो डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है, जब भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई उसमें से कुछ डिडक्शन गवर्नमेंट ने आपको दी हुई हैं। अब डिडक्शन 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक तो कुछ पेमेंट कर रहे हो आप, उसको हम डिडक्ट कर लेते हैं। कोई इनकम है आपकी, वो हम उसमें कंसिडर, वो हम डिडक्ट कर लेते हैं। कुछ स्पेसिफिक इनकम है उसमें से डिडक्शन हो जाएगी, लाइक एंड कुछ अदर डिडक्शन है। जैसे कि अब मान लो सर्टेन पेमेंट आपने अगर LIC की पेमेंट करी, आपने कोई रेंट पे किया, आपने अपने बच्चों की एजुकेशन स्कूलिंग फीस दी, आपने कोई अपने बच्चों या एजुकेशन के लिए लोन के लिए पेमेंट करी, आपने अपने घर के लोन के लिए पेमेंट करी, ठीक है ना, आपने PPF में जमा कराया, आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराई, तो गवर्नमेंट इसकी प्रॉपर 80 सेक्शन 80 के अंदर एक डिडक्शन गाइड प्रॉपर डिवाइडेड है। उस 80 के अंदर जो भी डिडक्शन आती हैं वो जब पे करते हो तब आपको मिलती हैं, लाइक जैसे 80C में सब बोलते हैं 1.5 लाख तक की लिमिट है, 1,50,000 की लिमिट में कुछ सेक्शंस कवर हैं, जहाँ आप कुछ कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट कवर हैं, जहाँ आप डिपॉजिट दोगे वहाँ उतनी अमाउंट की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब सेकंड क्या है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। जैसे कि रॉयल्टी इनकम है, अगर आप रॉयल्टी इनकम कुछ बुक लिखने की आपको इनकम आती है, वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो पहले आप ऐड करोगे, पर वही इनकम आप नीचे डिडक्ट भी कर लोगे, डिडक्शन उसकी दी जाती है। तो वो डिडक्शन कैसे दी जाती है, जब मैं इस टॉपिक पे ब्रीफली डिस्कस करूंगा डिडक्शंस के बारे में अलग से वीडियो में, तो मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। अब डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम, जैसे कि मान लो आपने से बहुत से देखा होगा कि बोलते होंगे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट नहीं है, उसकी डिडक्शन अलाउ होती है। जैसे कि मैंने सेविंग बैंक में, मेरे को सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आता है 20,000 रुपये का पूरे साल में, ठीक है, वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हो जाएगी टैक्सेबल।
तो जब मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी तो उसमें वो 20,000 भी एज अ इनकम शो हो रहा होगा। तो जब मैं नीचे डिडक्शन कैलकुलेट करूंगा तो मैं सेक्शन 80 टीटी के अंदर क्या लिखा है कि 10,000 तक की मेरे को वो सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउ है। तो उस 20,000 की इनकम में से मैं 10,000 एज अ डिडक्शन नीचे क्लेम करूंगा। फिर जो नीचे ओके, तो ये भी एक टाइप की डिडक्शन अलाउ होती है। अदर डिडक्शन क्या है कि कुछ पर्सन जो डिसेबिलिटी जो डिसेबल हैं उनको गवर्नमेंट ने कुछ डिडक्शन अलग से दी हुई हैं, तो वो भी डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी में उस सेक्शन की प्रोविजंस को प्रॉपरली फुलफिल करते हैं, राइट। अब सेक्शन 8 ये टोटल इनकम का मैं दोबारा से ब्रीफ समझाता हूँ किस कैसे कैसे फ्लो करता है टोटल इनकम। आपने टोटल इनकम कंप्यूट करी के लिए पहले आपको देखना है रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। उसके बाद जब स्टेटस देख लिया उसको देखना है कि उसकी इनकम किस हेड में डिफाइन होती है। इन 5 हेड मैंने आपको पहले बताया, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, इनकी इनकम कंप्यूट करने के लिए हमें इसमें से जो भी इनको प्रोविजन एग्जाम्पशन इस सेक्शन के अंदर दी गई है हम उसको अलाउ करते हैं। ठीक है, फिर उसमें से हम उस इनकम में हम क्लबिंग प्रोविजन लगाते हैं, फिर हम उसमें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड देखते हैं, फिर हम पहुंचते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में। ग्रॉस टोटल इनकम में हम फिर डिडक्शन अलाउ करते हैं जो गवर्नमेंट ने दी हुई है, और जब डिडक्शन करने के बाद हमारे पास आती है टोटल इनकम। ओके, अब टोटल इनकम आ गई। अब टोटल इनकम पे हम लगाते हैं टैक्सेस। टैक्सेस के क्या है स्लैब, अगर आप 60 साल से नीचे के हैं तो ये स्लैब दिए हुए हैं कि 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपको 5% ऑफ 2,50,000 देना है। 2,50,000 टू 5 लाख के बीच में जो भी, मतलब 2,50,000 पे ही आएगा ना, 2,50,000 माइनस 5 लाख। फिर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है पर 10 लाख के नीचे है तो आपको 20% देना है 5 लाख से ऊपर वाली इनकम में। ओके, फिर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30% पे करना है, राइट। पर अगर आप 60 लाख, अब पर आपकी 60 से 80 के बीच में है तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, फिर सेम प्रोविजन सेम है। बट अगर आपकी एज 80 से ऊपर है तब आपको पे करना है अप टू 5 लाख नील है, बट 5 लाख से ऊपर है पर 10 लाख से नीचे 20%, बाकी सब सेम ही है। ओके, या जब हम ये इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं तब हमें एक सरचार्ज की भी प्रोविजन दी हुई है। सरचार्ज कैसे कैलकुलेट होता है? सरचार्ज से उन्हीं से लगता है किस पे, एक इंडिविजुअल पे लगता है, एचओएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन पे। कब लगता है? जब आपका इनकम 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से नीचे है तब आपको 10% ऑफ इनकम टैक्स देना है, नॉट अ टोटल इनकम ऑफ इनकम टैक्स देना है। सेम ऐसी 1 करोड़ से ऊपर पर 2 करोड़ से नीचे है तो 15%, 2 करोड़ से ऊपर पर 5 करोड़ है, 5 करोड़ से नीचे तो 25%, 5 करोड़ से ऊपर है तो 37%। बट आपने कई लोग बोलते होंगे आपको कि भाई 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। एक्चुअली कंडीशन क्या है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है ये नहीं है। 5 लाख पे टैक्स 5% है, जिनकी इनकम 5 लाख से नीचे है उनको टैक्स स्लेब 5% में आते हैं। बट गवर्नमेंट कहती है कि हम उनको 87A के अंदर रिलीफ दे रहे हैं अप टू 12,500,000। कैसे? मान लो आपकी इनकम 4,90,000 है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 2,50,000 तक नील, 2,50,000 माइनस 4,90,000 पे जो भी अमाउंट आएगी उस पर 5% टैक्स लगाओगे तो जो टैक्स अमाउंट आई और 12,500 विच एवर इज लेस उतना आपको 87A के अंदर डिडक्शन रिबेट मिल जाएगी। इनडायरेक्टली आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। ओके, या इसके बाद ये एक मैंने ब्रीफली दिया है कि कब सरचार्ज लगता है, कब रिबेट लगता है। ठीक है, अब एक है हमारे पास हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि एडिशनल है इनकम टैक्स और सरचार्ज के अलावा। जो भी आपने इनकम टैक्स निकाला और जो भी सरचार्ज निकाला उस पर आपको 4% और देना है इनकम टैक्स पे एज अ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ओके, अब कईयों को एडवांस टैक्स भी जमा कराना पड़ता है। एडवांस टैक्स कैसे जमा होता है, किन किन लोगों को कराना पड़ता है, इसके एक प्रॉपर डिस्कशन है। क्या इंटरेस्ट पेनल्टी लगते हैं वो भी एक प्रॉपर डिस्कशन है उसके ऊपर। बट कब कब जमा कराना होता है, वो कब जमा कराना होता है? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। पर सर हमें को ऐसे मालूम पड़ेगा इस साल में कितनी इनकम है हमारी, तो इनकम नहीं पता चलती पर आपको एस्टिमेट तो लग ही जाता है ना कि आप कितना अर्न कर सकते हैं। जैसे अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे पता है ना कि मैं इस साल में इतना अर्न करूँगा। ठीक है, तो आप एक एस्टिमेटेड इनकम जो आप अंदाज़ा लगा रहे हो उस इनकम पे जो भी टैक्स बनता है उसको आप 4 इंस्टॉलमेंट में जमा कराओगे, विच इज़ 15 जून, 15 दिसंबर, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। कितना जमा कराएंगे प्रॉपर परसेंटेज है, कितना जमा कराना है वो है। ऐसे ही TDS भी है कि मान लो जब भी आप कोई मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ हूँ, ठीक है, तो जो बंदा मुझे पेमेंट कर रहा है वो मेरी पेमेंट में से कुछ अमाउंट एज ए TDS काट के सीधा गवर्नमेंट को जमा करा देगा। तो वो भी एक प्रोविज़न है
आपकी इनकम पर टीडीएस करता है, आप सैलरीड एम्प्लॉयड है, जिन जो ये वीडियो सैलरीड एम्प्लॉय सुन रहे हैं उनको पता होगा कि उनकी सैलरी में से टीडीएस भी कट के आता है। मीन्स कि आपके बिहाफ पे एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे एक एडवांस टैक्स गवर्नमेंट एडवांस टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जमा करा रहा है टीडीएस अमाउंट विच इज़ टैक्स डिडक्टेबल एट अ सोर्स। जब वो सोर्स इनकम जनरेट हुई है उसी टाइम उस पर टैक्स काट लिया, रादर देन जब आप खुद एसएससी अपनी रिटर्न असेस करके टैक्स जमा कराएगा। ठीक है, फिर जब भी आपने टैक्स जमा करवा दिया, एडवांस टैक्स जमा करा दिया, टीडीएस आपने जमा करा दिया, आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम निकल गई, उसमें से आपको माइनस कर देना है सब एडजस्टमेंट एडवांस टैक्स की, टीडीएस की, तो आप नीचे पहुंचोगे टैक्स पेबल या टैक्स रिफंड पे। पर जो भी आपका टैक्स निकलेगा वो मल्टीपल ऑफ 10 में निकलेगा और नेट अमाउंट ही आपको पे करनी पड़ेगी या फिर आपको रिफंड आएगी अगर आपने एडवांस टैक्स या टीडीएस ज़्यादा जमा करा रखा है। तो किस मिला के पूरा टैक्स की रिटर्न फ्लो करती है। या थैंक यू फ्रॉम CA शुभम पांडे। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो सून।